आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज मतलब कि ऐसा सुगर मोनोसेकेराइड जो 5 कार्बन का बना होता है, क्योंकि प्रिंसिपली तो ग्लूकोज ही बनता है जिसमें 6 कार्बन होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के दरमियान में उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं जिससे कि शुगर का अलग अलग फॉर्म्स भी बनता है। तो जब इस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं तो कैसे ये रिएक्शन होता है, क्या इसका पर्पस है, क्या मतलब है, तो अब ये काम हम लोग व्हाइट बोर्ड पर करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज द पेंटोस। पेंटोस क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल है व्हाट इज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है वह क्या है। तीसरा है व्हाट इज द रोल ऑफ why PPP is needed in a cell। तीन ये मुख्य सवाल अभी हमारे सामने खड़ा है। पेंटोस क्या है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या है, और क्यों ये पाथवे सेल में होना चाहिए। अगर इन तीनों का बेसिक का सवाल अगर करते हैं तो शुरुआती दौर में हमारे दिमाग में सारी बातें आ जाती हैं। अब देखिए C5H10O5, ठीक है। ये जो है ये पेंटोस का फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला ऑफ पेंटोस। इसके एग्जाम्पल क्या है, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, राइब्यूलोज, डीऑक्सी राइब्यूलोज, जाइलोज एक्सेट्रा। ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। पेंटोस के कितने फॉर्म होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पेंटोस। एक होता है एल्डोस और दूसरा होता है कीटोस। एक एग्जाम्पल अगर इसका हम बना के आपको दिखाएं, जैसे राइबोज है और राइबुलोज है, तो आप देखें कि राइबोज में जो है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो पहला कार्बन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि राइबोलोज में अगर हम जाएं तो इसका दूसरा कार्बन जो होता है वह एक कीटोन ग्रुप होता है। इसलिए जहां पर राइबोज को हम लोग ओज फॉर्म में बोलते हैं, मतलब एल्डोज, वहीं पर राइबुलोज को उलोज, मतलब कि ये कीटोज होता है। इस प्रकार से इन दोनों के स्ट्रक्चर में यह बेसिक डिफरेंस है। और बाकी तो आप सब जानते हैं, आपने सीखा है, सबने पढ़ा भी होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, या आप एक बार स्ट्रक्चर का रिवाइज कर सकते हैं। बाकी सभी कार्बन में डी साइड में OH लगा रहता है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है वह हमेशा अभ्यास में रहना चाहिए। जितना आपका अभ्यास रहेगा उतना आपकी समझ जो है, उतनी ही आपकी समझ विकसित होती है। तो फिर भी हमने इसको बना दिया, हमने कहा चलो भाई आपके दिमाग में सारी बातें होनी चाहिए, रहनी चाहिए। तो यह एक राइबोज के बारे में जानकारी आपको मैंने दिया है। देखिए पेंटोज फॉस्फेट स्पष्ट वर्ड है कि किसी भी पेंटोज में फॉस्फेट जुड़ा रहना चाहिए। जैसे कि राइबोज 5 फॉस्फेट, यह एक पेंटोज फॉस्फेट है क्योंकि इसमें 5वें कार्बन पर क्या है, यहाँ पर अच्छा राइबोज तो ये स्ट्रक्चर है ना।
यहाँ पर क्या है, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। जैसे ये फॉस्फेट जुड़ा, इसको हम लोग बोलेंगे पेंटोस फॉस्फेट। अब जब पेंटोस फॉस्फेट की बात करते हैं, यह बनेगा कैसे, उसका जो पाथवे होता है, जिस माध्यम से हम लोग पेंटोस को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अब इस पाथवे में कौन सी बातें हैं, ये तो हमें सीखना ही है। लेकिन जो तीसरा सवाल है, व्हाई पीपीपी इज नीडेड, क्यों पीपीपी चाहिए। तो इसका जो सबसे पहला मकसद होता है, टू ऑब्टेन पेंटोस फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए हमें पेंटोस चाहिए। अब सोचो कि राइबोज है, तो यह आरएनए में चाहिए, या जो डीएनए को छोड़ के दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें चाहिए। राइबोलोज है, तो राइबोलोज बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस में चाहिए होता है हमें। तो यदि इस प्रकार से ये हमें चाहिए, तो हमें तो लाना पड़ेगा ना, हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे हम नहीं बनाएंगे तो थोड़े डायरेक्ट हमें पेंटोस मिल जाएगा। इसीलिए बहुत सारे सेल क्या करते हैं कि ग्लूकोज, या हम पूरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बोल दें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वो बनाते हैं क्या, एक पेंटोज बनाते हैं, पेंटोज फॉस्फेट। अब ग्लूकोज में कितने कार्बन है, हम लोग कहते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन है, और पेंटोज में कितने कार्बन है, पेंटोज में 5 कार्बन है। इसका मतलब है कि 1 कार्बन इज लॉस्ट, एक कार्बन इसमें गुम हो गया। इज कैन अ सेल अफोर्ड द लॉस ऑफ 1 कार्बन? क्या सेल एक कार्बन के लॉस को अफोर्ड कर सकता है? तो हम लोग, हमारा आंसर होता है नेवर। सेल कभी नहीं चाहेगा कि ग्लूकोज का जो 6 कार्बन और पेंटोज का 5 कार्बन, इसमें एक कार्बन वो लूज करे, वो कभी नहीं चाहेगा। देयरफॉर, इसीलिए एंजाइम कैटलाइज्ड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज नीडेड। इसलिए इसमें एंजाइम कैटलाइज्ड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चाहिए, एक 6 कार्बन से 5 कार्बन का कंपाउंड बनाना है। यह जो है इसका बेसिक आइडिया अभी हमने आपसे शेयर किया है। अब आप देखेंगे इस स्टडी मटेरियल में कुछ बातें लिखी हुई हैं, ऐसी बातें जो आपको जानना चाहिए, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कि in many tissues glucose 6 phosphate is oxidized into pentose phosphate and this reaction is called pentose phosphate pathway। जस्ट मैंने बताया, इसको लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, और तीसरे शब्दों में उसको बोलते हैं लोग एक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, एक्सोज एचएमटी, एक्सोज मतलब ग्लूकोज, उसमें एक ही फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज के 6वें कार्बन पर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसलिए कहाँ ये होता है, ये रिएक्शन कहाँ होता है, यह साइटोसोल में होता है। ठीक है, और प्रत्येक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, राइबोज 5 फॉस्फेट, क्योंकि इसी राइबोज 5 फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन होता है न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म में, न्यूक्लियोसाइड के मेटाबॉलिज्म में, डीएनए के मेटाबॉलिज्म में, आरएनए के मेटाबॉलिज्म में, कोएंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म में। तो हमें ये ऑब्टेन करना होगा, हमें ये राइबोज 5 फॉस्फेट बनाना होगा। लेकिन साथ में क्या मैंने कहा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन, राइबोज में 5 कार्बन, हमें कार्बन भी लूज नहीं करना है ना, वी आर नॉट सपोज टू लूज कार्बन। तो इसीलिए जो है ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब अगला सवाल है
कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे किस तरह के सेल्स में ज्यादा देखा जाता है। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन फास्टली डिवाइडिंग सेल्स, वैसी कोशिकाएं जो बहुत तेजी से डिवाइड करती है, जैसे बोन मैरो सेल्स हमेशा डिवाइड करता है, स्किन का सेल्स हमेशा डिवाइड करता है, जो हमारे स्किन में नीचे का लेयर है, थर्ड लेयर, तो एपिडर्मिस में जो थर्ड लेयर है उसका नाम है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, कंटिन्यूसली करता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स हमेशा डिवाइड करता है, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स जो बन रहा होता है, बनते वक्त में ये भी काफी डिवाइड करता है। लेंस सेल्स, लीवर सेल्स, हिपैटोसाइट्स, ठीक है, और मिल्क बनाने वाले लैक्टेटिंग सेल्स, एड्रिनल ग्लैंड सेल्स, गोनाडल सेल्स, ये सभी हमेशा बनते रहते हैं। अतः इन सभी सेल्स में फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ऑब्जर्व किया जाता है। अब एक जो बिंदु है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में NADPH प्लस प्रोटॉन ऑब्टेन होता है, NADPH प्लस प्रोटॉन, ठीक है, ये उत्पन्न होता है। तो अभी तो रिएक्शंस में पढ़ेंगे भी हम, लेकिन जब यहाँ पर है तो सोचिएगा स्टेटमेंट बता ही दें। आखिर सेल में NADPH प्लस प्रोटॉन का क्या रोल है। तो पहला रोल होता है प्रिवेंट्स सेल अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। देखिए, हमारा जो स्किन है वो हमेशा इन्वायरमेंट के टच में है, हवा के संपर्क में है, हवा में ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर को, हमारे सेल को ऑक्सीडाइज कर सकता है अगर डायरेक्ट टच में आए। तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए और वो चेंज हो जाए वाटर में, उससे बचाने के लिए यह NADPH प्लस प्रोटॉन होता है। आगे इसका यूज देखेंगे, अभी तो आपको बेसिक एक टर्म में समझना है। दूसरा, प्रिवेंट्स द डायरेक्टली एक्सपोज सेल टू द एयर, जैसे मैंने कहा भी कि हमारा आंख, कॉर्निया का सेल्स, ये सभी हमेशा ऑक्सीजन के टच में होते हैं। तो ये लेंस, कॉर्नियल सेल्स, इरेथ्रोसाइट्स, ये सभी डैमेज से बचे, इसके लिए यह NADPH प्लस प्रोटॉन चाहिए। और दूसरा है क्या कि ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट जो होता है वह तकलीफ देता है, इसीलिए एक रिडक्टिव इन्वायरमेंट जो होता है, रिड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वह डेवलप करता है। और इन तीनों लॉजिक के साथ ही हम लोग इस पूरे टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं। अब इन तीनों स्टेटमेंट को कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे, यह देखने की जरूरत है। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में। अब जो है, तीन चीजों पर हम लोगों ने अभी ध्यान दिया कि ड्यूरिंग द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे NADPH प्लस प्रोटॉन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो इसका हमने पढ़ा व्हाट इज द रोल, इसका रोल क्या है, ठीक है ना। तो हमने तीन रोल पढ़े। कौन कौन सा रोल पढ़ा। पहला, प्रिवेंट्स सेल्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। सेकेंड, सेल्स को, जो एयर एक्सपोज्ड सेल्स है, एयर एक्सपोज्ड सेल्स आर प्रोटेक्टेड, उनका प्रोटेक्शन होता है। और थर्ड होता है टू मेंटेन रिडक्टिव इन्वायरमेंट अराउंड एक्सपोज्ड सेल्स, सेल्स के चारों तरफ एक रिडक्टिव इन्वायरमेंट बना कर रखना है। यह तीन मसला है, और तीन मसला को कैसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे यह देखने की जरूरत है, यह सीखने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग को बेसिक होमवर्क जो है, ग्राउंड वर्क जो है, वह करना चाहिए और उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो सवाल अभी आ रहा है वह आ रहा है कि हाउ C5 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम C6 कंपाउंड विदाउट लूजिंग का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, विदाउट लूजिंग एनी कार्बन। तो जादू ही होगा ना।
अब अगर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं, C6 इज इक्वल टू C5, तो हम बोलेंगे सर ये कभी संभव नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन में अगर हम लोग नंबर को कुछ सेट करें, लाइक 5 molecules of C6 is equal to 6 molecule of C5, तो बैलेंस हो जाएगा। 6 25 30 कार्बन यहाँ है और 6 5 30 यहाँ है, तो कार्बन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज डालने से 6 मॉलिक्यूल राइबोज बन जाएगा, तो क्या कोई कार्बन का लॉस होगा? हमारा आंसर होता है नो। इस कंडीशन में कोई कार्बन का लॉस नहीं होगा किसी भी हाल में। अब आपको बात समझ में आ गया, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि कैसे इस पूरे रिएक्शन में कार्बन का लॉस नहीं होता है। अभी 4 सवाल जो मैंने डाला अभी सामने, उसमें कहता है कि व्हाट शैल बी द प्रोडक्ट, क्या होगा प्रोडक्ट जब हम 2 एल्डोज को जोड़ेंगे, 2 कीटोज को जोड़ेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, फ्रुक्टोज को तोड़ेंगे। एक और सवाल मेरा देने का मन कर रहा है यहाँ पर, 5 adding 1 aldose plus 1 ketose, ठीक है। ये 5 सवाल की एक लड़ी है। ये सवाल बहुत बेसिक है। सबसे पहला सवाल है कि एडिंग 2 एल्डोज, 2 एल्डोज को अगर हम ऐड करते हैं तो सामने आंसर होता है नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई। अगला आया एडिंग 2 कीटोज, आंसर आया नॉट पॉसिबल। तीसरा आया एट ब्रेकिंग ग्लूकोज 1 एल्डोज प्लस 1 कीटोज, ब्रेकिंग फ्रुक्टोज 1 एल्डोज प्लस 1 कीटोज, एडिंग 1 एल्डोज एंड 1 कीटोज। एक एल्डोज और कीटोज को अगर हम आपस में जोड़ दें तो एक बन जाएगा, मतलब कि इसको कैसे किस शब्द में बोले, चूंकि हमने एल्डोज में कोई एग्जांपल नहीं लिया, कीटोज में कोई एग्जांपल नहीं लिया है, तो अब मोनोसेक्राइड बन जाएगा, ठीक है। मोनोसेक्राइड बन जाएगा। इसमें जब हम कुछ एग्जांपल पुटअप करेंगे तो अब आप देखिए स्टेटमेंट में कि हम कभी भी 2 एल्डोज को नहीं जोड़ सकते, हम कभी भी 2 कीटोज को नहीं जोड़ सकते। बट अगर हम एक एल्डोज लें और एक कीटोज लें तो उससे हम जोड़ सकते हैं। हम जब भी एक एल्डोज को तोड़ेंगे, एक एल्डोज और एक कीटोज बनेगा। जब भी एक कीटोज को तोड़ेंगे तो भी एक एल्डोज और एक कीटोज ही बनेगा। तो बड़ा सटीक ये बात जो है वो अब हम बैठा के बता रहे हैं आपको, है ना, कि अगर एक 3 कार्बन का कंपाउंड हो, मान लो कि हमें कोई बोले एक शुगर है वह C3 कंपाउंड है, एक दूसरा शुगर है वो भी C3 कंपाउंड है, तो बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो हम लोग झट से बोलते हैं C6 कंपाउंड, क्योंकि सामने दिख रहा है न्यूमेरिकल, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, ठीक है। अब अगला सवाल आया हमारे मन में, तो हमने पूछा कि बताइए कि ये 3 जो है वो एल्डोज है या कीटोज है, और ये 3 जो है वो एल्डोज है या कीटोज है। सामने वाले ने कहा कि नहीं ये एल्डोज है और ये कीटोज है, तो हमने कहा हाँ तब बनेगा ये 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन सामने वाला कहा नहीं नहीं ये एल्डोज है और यह भी एल्डोज है, हमने कहा कि यह संभव नहीं है, यह कीटोज है और यह भी कीटोज है, हमने कहा संभव नहीं है। इसका मतलब हमेशा याद रखिए कि जब भी जुड़ेगा तो एक एल्डोज और कीटोज ही जुड़ेगा, और जब भी टूटेगा भी, रिवर्स कर दिए, जब भी टूटेगा भी तब भी एक एल्डोज और कीटोज में ये टूटता है।
अब इसका एग्जाम्पल आपके मन में आएगा, सर कोई एग्जाम्पल देकर बताइए तो और भी बात अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग सब लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 1,6 डिस जब ये टूटता है 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। एक जो है वह बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा टूटता है 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, अब हम यहां पर अगर बोलें, अब जरा डिफाइन करिए तो ये फ्रुक्टोज क्या है? एक C6 कीटोज है। C6 मतलब इसमें 6 कार्बन है और यह एक कीटोज है। जब ये 2 भाग में टूटा, किसमें टूटा? C3 कीटोज और C3 एल्डोज में। क्लियर हो गया? ये तो हम ग्लाइकोलिसिस में ही पढ़ते हैं। और यही प्रोसेस अगर रिवर्ट करता है तो फिर यह एक 6 कार्बन का कंपाउंड जो है वह बन जाएगा। तो आप इस चीज को दिमाग में बिठा के चलिए और ये जब बात आपकी समझ में आएगी तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। अब सोचो एक C7 कंपाउंड है। अगर C7 कंपाउंड टूटे तो किस में टूटेगा? तो एक C4 में टूटेगा और एक C3 में टूटेगा। मतलब एक 7 कार्बन का अगर हेप्टोज लेते हैं तो वह टूटेगा 4 कार्बन का एक कंपाउंड में, चाहे वो इरेथ्रोज हो या इरेथ्रोलोज हो, और 3 कार्बन का कंपाउंड में। तो ये भी हमेशा एक कीटोज में टूटेगा और एक एल्डोज में टूटेगा। हमेशा याद रखना है कि एक कीटोज में और एक एल्डोज में। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और यही सब वो चीजें हैं जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ने से पहले एक विद्यार्थी को आजमाना चाहिए। क्योंकि ये सब बातें अगर आपकी समझ में आती हैं, बेसिक्स ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो आप गारंटी समझें कि किसी भी हाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये जो है वो हमने आपको एक तरीके से बेसिक्स को समझाया है। एल्डोज के लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी में अंत में क्या यूज करते हैं? OSC। जबकि कीटोज के लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी में अंत में क्या यूज करते हैं? उलोज। ये इसलिए हम बता दिए, याद रहे, आप लोग कहीं गड़बड़ा के हड़बड़ा न दें। ये भी बहुत चुनौती वाली बात होती है। अब देखो और समझो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है, फॉस्फेट पाथवे, इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या होता है? 2 तरह के हम लोग देखते हैं, आगे से भी बढ़ के और पीछे से भी। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, इससे हमको क्या बनाना है? हम जो एंड प्रोडक्ट तो हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट होना चाहिए। इससे जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लेक्टोन। यह इससे पहली बार में बनता है। अब ये जो है सब स्ट्रक्चर भी समझाएंगे, लेकिन पहले एक बार ऐसे समझाते हैं। ये 6 फॉस्फोग्लूकोन और डेल्टा लेक्टोन जो है वह आगे चेंज होता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में। इसके लिए इसको हम लोग ग्लूकोनेट साइकिल भी कहते हैं, फॉस्फोग्लूकोनेट साइकिल। फिर ये चेंज होता है डी राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट में। अब देखो 6 कार्बन से क्या हो गया? 5 कार्बन हो गया।
और उसके बाद जो स्टेप होता है उसमें यह फाइनली बन जाता है डी राइबोज 5 फॉस्फेट। यही इस पूरे रिएक्शन का अपना एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे क्या कि गौर करना सब लोग, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट C6 कंपाउंड है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लेक्टोन C6 कंपाउंड है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट यह भी C6 कंपाउंड है, लेकिन डी राइबुलोज यह C5 है और डी राइबोज यह भी C5 है। तो दिमाग में आता है कि इस प्रोसेस में सर जहाँ C6 C5 हुआ है वहां पर एक कार्बन कहाँ गया, ठीक है ना, एक कार्बन निकला C1, ये कहाँ गया, ठीक है। तो ये जो C1 होता है वह मेटाबॉलिज्म में ही भेजा जाता है, इसको लूज कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं किया जाता है। इस चीज को अगर मैं आपको दिखाऊं स्टडी मटेरियल में तो बहुत ही अच्छे से दिखता है। अब देखो यहाँ डायग्राम सब, यह डायग्राम किसका है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, रिंग फॉर्म में है ये, इसको चेन मत समझना, रिंग में देखो जुड़ा हुआ ये पूरा यहाँ से, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है, छठवें कार्बन फॉस्फेट है। अब क्या होता है, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और अभी ये रिंग फॉर्म में ही है, लेकिन पहला कार्बन पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कीटो ग्रुप डेवलप करता है, कीटोन टाइप का कुछ बन जाता है, ठीक है ना। इसका नाम पड़ा 6 फॉस्फोग्लूकोनो, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप तो ये है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या हो गया डेल्टा कार्बन। तो डेल्टा कार्बन से ये स्ट्रक्चर जो जुड़ा है उसको लोग लैक्टोन कहते हैं, इसलिए नाम पड़ा डेल्टा लैक्टोन। अब जो है अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि वाटर निकल रहा है, देखिए अब क्या है कि वाटर निकल रहा है, सॉरी वाटर ऐड हो रहा है, नॉट निकल रहा है, ठीक है ना, वाटर ऐड हो रहा है। तो वाटर ऐड होने के कारण क्या होगा, ये रिंग जो है यह टूट जाएगा, देखिए यहाँ रिंग खत्म हो गया, और ये जो कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड O लगा है वह इस ऑक्सीजन को लेकर एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप बनाता है, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप बन गया यहाँ पर, और 2 और हाइड्रोजन जो है वह शिफ्ट कर गया यहाँ पर। अब आप गौर करो, ये जो बना ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन गया। अब यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन जो है उसको बाहर निकालना है। इस हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को कौन पिकअप करता है, NADP, और क्या बन जाता है वो NADPH। साथ में ही यह कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालना है। तो आप देखें कि अब जो कंपाउंड बन रहा है वह उस कंपाउंड में ये कार्बन, ये 5 कार्बन, देखिए ये यहाँ से यहाँ से, ठीक है ना, ये तो आप यहाँ देखें यही कार्बन है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, चूंकि जहाँ दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड O हो गया, ये बन गया राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और यहाँ से जो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, नहीं कहेंगे कि क्या वो लूज हो गया, क्या वो मिस कर गया, क्या वो खो गया, आंसर होता है नहीं, वह खोया नहीं, वह प्रिकर्सर फैटी एसिड एस्ट्रोल बनाने में पार्टिसिपेट किया, मतलब वो लूज नहीं हुआ। और फाइनली राइबोज से क्या बन गया, राइबोलोज से क्या बन गया, राइबोज। अब इस पूरे प्रोसेस को हम आपको अगले लेक्चर में बनाकर डिस्कस करके दिखाएंगे और इसका रिवर्स भी करके हम लोग देखेंगे। तो आप अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, मुस्तैद रखिए, ताकि कहीं भी कुछ मिस नहीं